जी कैफ 6 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज के लेक्चर में जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं वो आपको असाइनमेंट दी गई थी, उसमें 2 क्वेश्चन दिए गए थे, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 9। क्वेश्चन नंबर 9 को हम आज की क्लास में प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट क्लास के लिए आपकी होम असाइनमेंट है 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। ये 3 क्वेश्चंस होंगे आपके होम असाइनमेंट के तौर पे, ठीक है। इन तीनों क्वेश्चंस में से मैं जो सबसे मुझे लगेगा कि कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन है उसको हम क्लास में प्रैक्टिस करेंगे और बाकी के जो 2 क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपसे पूछूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, जो प्रॉब्लम होगी वो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। प्रॉब्लम में बेसिकली किस तरह की चीज पूछेंगे कि सर ये जो इन्फॉर्मेशन है पॉइंट नंबर 3 में इसका क्वेश्चन पे क्या इम्पैक्ट है, या ये कैलकुलेशन कैसे हुई है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। या ये ट्रीटमेंट उसने किया है, ये समझ में नहीं आया कि क्यों किया है, ये एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। तो एक क्वेश्चन को हम कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन जो इनमें से कंपैरेटिवली कम्प्रीहेंसिव होगा उसको हम क्लास में प्रैक्टिस करेंगे और बाकी 2 आपके क्वेश्चन आंसर होगा उसके ऊपर। स्टार्ट करें आज के असाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 ये है आई कैप का सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन 9 जिंक लिमिटेड, होम असाइनमेंट के तौर पे दिया था। अच्छा, ये अभी मैंने असाइनमेंट चेक की आप लोगों की और अगेन वही आप क्वेश्चंस का फॉर्मेट क्या ड्रॉ करना है इसको भी समझ नहीं पा रहे। यानी ये तो आपको पता है कि जो भी उसने रिक्वायरमेंट पूछी है उसका टी काउंट बनाना है, हम टी काउंट फॉर्मेट के मुताबिक क्वेश्चन करते हैं, ये तो आपको पता। याद रखें टी काउंट फॉर्मेट फॉलो करेंगे अल्टीमेटली आपको उसी वर्किंग उसी चीज के ऊपर लेके जाता है जो स्टेटमेंट फॉर्म की होती है, लेकिन ये ज्यादा कंसेप्चुअल अप्रोच है, ये ज़हन में रखिएगा, ठीक है। इसलिए कुछ स्टूडेंट जिन्होंने पहले शायद कॉस्ट काउंटिंग पढ़ी है उसमें ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, वो अपनी कोई पुरानी अप्रोच जो सीखी हुई है उसके मुताबिक सॉल्व करें, मुझे कोई एतराज नहीं, फॉलो कर सकते हैं, वो अप्रोच गलत नहीं है। अगर आपकी उसके ऊपर कमांड है उस अप्रोच को फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेड अप्रोच है कि इसे इस तरीके से, ठीक है, खास तौर पे जो स्टूडेंट फ्रेश है या जो पुराना टॉपिक भूल चुके हैं, जिनकी अभी इस टॉपिक के ऊपर कॉस्ट काउंटिंग में ग्रिप इतनी नहीं थी, उनके लिए लाजमी है कि वो यही अप्रोच फॉलो करें। हाँ, जिन्होंने पुरानी अप्रोच सीखी है और उसके ऊपर उनकी ग्रिप है, कंफर्टेबल है, वो उस अप्रोच के मुताबिक काम कर सकते हैं। इसमें बताइए इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा डिसीजन क्या था वाला, आपने काउंट फॉर्मेट बनाना है, काउंट बनाना है, तो उसमें कौन कौन से कॉलम बनाने हैं बताइए, मंथ्स के। अच्छा, यहाँ पे फिर ये इतना मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने पिक कर लिया कि हमने मंथ्स जो है ये कॉलम बनाने हैं, लेकिन अगला क्वेश्चन था कितने मंथ्स के, इसमें गलती कर दी बहुत से स्टूडेंट्स ने। क्या गलती की, उन्होंने कहा सर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में तो उसने सिर्फ क्वार्टर का पूछा है 3 मंथ्स, तो उन्होंने फॉर्मेट में भी 3 मंथ्स ही इंक्लूड किए, जो कि गलत था। 3 मंथ्स को नहीं, आपको मैंने कल भी सिखाया था ना, कल के क्वेश्चन में भी यही हमने चीज सीखी थी। क्या चीज सीखी थी कल के क्वेश्चन में, कि जितने भी प्रैक्टिस के लिए जितने भी मंथ्स हैं क्वेश्चन में उसने हमें दिए हैं, हमने उन सब मंथ्स को ड्रॉ करना है। असल में होता पता क्या बिजली के क्वेश्चन में, एक महीने में अगर कोई एक्सपेंस इनकर हो रहा होता है ना, तो उसकी पेमेंट वो अगले 1, 2, 3 महीनों में जाके कर रहा होता है। तो जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में हमारा पहला मंथ है ना, उसके अंदर प्रीवियस 1-2 मंथ का इंपैक्ट भी आ रहा होता है, समझ रहे बात को। तो अगर आप स्टार्ट ही अपने पहले मंथ से करें जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट का हिस्सा है, आप प्रीवियस मंथ का इंपैक्ट उसमें इंक्लूड नहीं कर सकेंगे, वो आपको प्रॉब्लम करेगा। इसीलिए बेहतर ये होता है कि अगर उसने रिक्वायरमेंट में चाहे 3 हिस्से पूछे हैं, अगर 3 पीरियड पूछे हैं, उससे पहले भी अगर किसी पीरियड की इंफॉर्मेशन दी है, उसके बाद भी वो चाहे इनकम्प्लीट है, क्योंकि कंप्लीट इंफॉर्मेशन वो सिर्फ उसी पीरियड की देता है जिस पीरियड की रिक्वायरमेंट होती है, बाकी पीरियड की इंफॉर्मेशन नॉर्मली कंप्लीट नहीं होती। हमने भी कल भी ये देखा, क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया था उनको, लेकिन उसके बावजूद आपने उन पीरियड्स की कैलकुलेशन करनी है, वो आपकी वर्किंग का हिस्सा है। समझ आ रही है बात की। तो जिस दिन आप क्वेश्चन को पढ़ के सही उसका फॉर्मेट ड्रॉ करने के काबिल हो गए ना, फॉर्मेट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता टी काउंट, फॉर्मेट का मतलब ये भी होता है टी काउंट के अंदर आपने कौन कौन से कॉलम ड्रॉ करने हैं,
और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हर टी अकाउंट के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन है, ये तो खैर आपको पता होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कंसेप्ट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में उसने हमें 6 महीनों की इंफॉर्मेशन दी है, रिक्वायरमेंट 3 महीने है। बताइए फॉर्मेट ड्रॉ करते हुए हमें डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड पे कितने महीने ड्रॉ करने हैं, कितने कॉलम? 6। अच्छा, अब अगेन कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, वो कहते हैं सर हमारा सफर, आपके पास तो इतना बड़ा बोर्ड है, आप तो 6 की बजाय 10 भी ड्रॉ कर ले तो ड्रॉ हो जाएगी कॉलम, हमारा पेज तो छोटा सा है, इस पे 6 कॉलम ड्रॉ नहीं हो सकते, ठीक है। आप इसको वर्टिकल की बजाय हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी ड्रॉ कर सकते हैं। आप इसको फॉर्मेट को देखें, जैसे इस स्टूडेंट ने किया, इन स्टूडेंट किया किसी ने, ये 6 कॉलम के साथ कितने स्टूडेंट्स ने किया है असाइनमेंट? ये इन स्टूडेंट ने देखे, इसको वर्टिकल फॉर्म में करने की बजाय हॉरिजॉन्टल किया है, तो क्या ये गलत हो गया है? क्या ये एग्जामिनर चेक नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इस तरीके से कर लें, ठीक है। ये इक्वली करेक्ट है, इक्वली करेक्ट है। मैं भी ये जो घर में क्वेश्चन करता हूं, ये देखें, तो इसी तरह मैंने उसको खुद भी, क्योंकि मुझे भी अंदाजा था कि अगर मैं वर्टिकल करूंगा भी ना तो कॉलम मेरे छोटे छोटे आएंगे, मुझे वर्किंग में या फिगर्स लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है, मैंने भी इसको हॉरिजॉन्टल किया और ये बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। तो अगर आपको लगे कि कॉलम, अगर कॉलम कम है और आपको लगे कि एडजस्ट कर सकते हैं 3-3 कॉलम, तो आप हॉरिजॉन्टल में कर लें, नहीं तो वर्टिकल में कर दें, नहीं तो आप हॉरिजॉन्टल में कर लें, अगर आपको कॉलम की तादाद ज्यादा लगे। क्लियर है ये चीज? चलिए अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज, हमने क्वेश्चन को पढ़ के इसका फॉर्मेट का अंदाजा लगाना होता है, ठीक है, कि इसका फॉर्मेट, मुझे कितने अकाउंट बनाने पड़ेंगे, उन अकाउंट के कॉलम क्या होंगे, सबसे पहले ये अंदाजा लगाना है, फौरन क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू नहीं कर देना होता, ठीक है। पहले उसको क्रैक करना है, क्वेश्चन को डीकोड करना है कि किस तरीके से हमने इसको अटेम्प्ट करना है, फिर उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ के 1 बाय 1 हर इंफॉर्मेशन का अंदाजा लगाना है, ये इंफॉर्मेशन किधर जाती है, इसका इंपैक्ट क्या आएगा, ये इंफॉर्मेशन किधर जाएगी, इसका इंपैक्ट क्या, आपको, आपने हर देखते ही होंगे, हम हर क्वेश्चन से पहले, किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन हो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, हर क्वेश्चन से पहले उसकी एक एक इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करते हैं, इसका हमारे क्वेश्चन पे इंपैक्ट क्या आएगा, ये एनालिसिस करना जरूरी होता है। इस पर 15 मिनट शायद लग जाएंगे आपके, और आपने एक लफ्ज भी नहीं लिखा होगा, लेकिन ये एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। बाज़ औक़ात अगर इस एनालिसिस के बगैर क्वेश्चन स्टार्ट कर देना, एंड में पता चलता है ये इन्फॉर्मेशन भी थी, इसका इंपैक्ट इंक्लूड करना था, और स्टार्ट से क्वेश्चन हमारा गलत हो गया। तो पहले सारी इंफॉर्मेशन को पढ़ेंगे। स्टार्ट करें अब इस क्वेश्चन का एनालिसिस करना। चलिए, कह रहा है जिंक लिमिटेड इज एंगेज्ड इन ट्रेडिंग बिजनेस, कोई इंपैक्ट है हमारे क्वेश्चन पे, बजटिंग के क्वेश्चन पे इसका? अच्छा, बल्कि सबसे पहले तो हमें एक काम करना चाहिए, क्या? रिक्वायरमेंट, शाबाश। कह रहे प्रिपेयर ए मंथ वाइज कैश बजट फॉर द क्वार्टर एंडिंग 31 मई 2002। मंथ वाइज कैश बजट प्रिपेयर करना। हर क्वार्टर में कितने महीने होते हैं, 3 के 4? 3 महीने भाई, क्वार्टर में 3 महीने होते हैं यार, 4 क्वार्टर होते हैं साल में, इस क्वार्टर के अंदर 3 महीने। एंडिंग 31 मई का मतलब क्या है कि हमने मई, अप्रैल, मार्च अप्रैल मई, इन 3 महीनों का उसे बजट बना के देना है। लेकिन क्वेश्चन में अगर आप इंफॉर्मेशन देखें ना, तो उसने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीनों की इंफॉर्मेशन दी है। 6 महीनों की एक्चुअल है या बजट फॉरकास्ट है, इससे फर्क नहीं पड़ता, इससे फर्क नहीं पड़ता। इंफॉर्मेशन उसने 6 महीनों की दी है, इंफॉर्मेशन 6 महीनों की है, रिक्वायरमेंट 3 महीनों की। बताइए हमने जो अकाउंट्स ड्रॉ करने हैं वो 6 महीनों के होंगे, 3 महीनों के होंगे, कि 4 महीनों के होंगे सिर्फ फॉरकास्ट वाले? 6 महीनों के। जितनी इंफॉर्मेशन उसने क्वेश्चन में दी है वो सारी हमने अपने सोल्यूशन में यूज करनी है। रीजन आपको बता चुका हूं, बाज़ औक़ात हमारी रिक्वायरमेंट से बाहर के मंथ होते हैं, लेकिन उनकी कोई ना कोई वर्किंग हमारे रिक्वायरमेंट वाले मंथ्स को इफेक्ट कर रही होती है। फॉलोइंग डेटा हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ZL's बिजनेस प्लान फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2002। जनवरी की सेल है, रुपीस में है, यूनिट्स में नहीं। फरवरी की सेल है, मार्च, अप्रैल, मई, जून,
इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, सेल्स का हमारे क्वेश्चन पे क्या इफेक्ट होता है? सेल्स का अगर कैश काउंट बना रहे हैं उसकी डेबिट साइड पे आएगी सेल्स, प्रोवाइडेड सारी की सारी कैश सेल्स हैं, प्रोवाइडेड सारी की सारी कैश सेल्स है। लेकिन अगर कुछ क्रेडिट सेल्स भी हैं तो कैश सेल्स, अगर कैश सेल्स भी हैं और क्रेडिट सेल्स भी हैं तो कैश सेल्स तो उसी महीने में आएगी, जो क्रेडिट सेल है वो उस महीने के डेटर अकाउंट में आएगी, डेटर अकाउंट में आएगी। और उसने अगर डेटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है तो फिर हमें कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर की फिगर कैश अकाउंट में लिखनी है। ये बात समझ रहे हैं? यानी सेल्स, फिर से सुने, सेल्स दो तरह की होती है, एक कैश सेल्स, एक क्रेडिट सेल। कैश सेल्स जिस महीने की है उसी महीने में शो होगी। क्रेडिट सेल अगर है तो और उसने डेटर्स का बैलेंस दिया हुआ है तो याद रखें क्रेडिट सेल्स डेटर अकाउंट में जाके वहां से कलेक्शन की फिगर जो है वो कैश में आएगी। ये बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये जहन में रखिएगा, कैश सेल्स डायरेक्ट आएगी, क्रेडिट सेल डेटर्स अकाउंट में जाके वहां से इंफॉर्मेशन निकलेगी। ओके, अच्छा आगे चले। लेकिन इसमें डेटर्स का बैलेंस ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया हुआ, इसका मतलब ये है कि इसमें वो हमसे डेटर का टी अकाउंट नहीं मांग रहा, ठीक है। लेकिन हमें यह बता रहा है कि जो क्रेडिट सेल है ना, यानी जो इस महीने नहीं मिली वो अगले महीने मिल गई है, अगले महीनों में मिल गई। तो हम देख लेंगे, अगर वो कह रहा है कि जी 20% अगले महीने मिल गई है, 30% उससे अगले महीने मिल गई है और बाकी की तीसरे महीने जा, तो जिस जिस तरीके से वो कहेगा कलेक्शन हुई है उस तरीके से कलेक्शन कर देंगे। तो बात समझ आ रही है? सेल्स की फिगर बजट के क्वेश्चन में हमारे किस काम आती है? दो काम, एक तो कैश अकाउंट में यूज होती है, एक कैश अकाउंट में यूज होता है। अगर कैश सेल है तो एज इट इज आ जाएगी, और अगर क्रेडिट सेल है तो डेटर अकाउंट के थ्रू कैश की फिगर आएगी। चलिए, सेल्स का एक काम तो समझ आ गया हमें, कैश के डेबिट में आएगी कैश। दूसरा काम क्या है भाई? शाबाश, इसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करते हैं जो कि किधर जाती है? स्टॉक अकाउंट में। शाबाश, बेहतरीन। दूसरा काम सेल का क्या है? इसे कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करते हैं जो किधर जाती है? स्टॉक अकाउंट में। ये दो काम समझ आ गए आपको इसके? चले, ये हमें पता चल गया कि हमने इस इंफॉर्मेशन का ये यूज करना। फिर कह रहा है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। अब जरा अलर्ट होके मुझे बताते जाइएगा। अगर ये क्वेश्चन आप समझ लेते ना ये डिस्कशन को, उसके बाद सारा मैथ का काम रह जाता है, उसके बाद इसमें कुछ नहीं है। इसलिए डिस्कशन ज्यादा है हमें, क्वेश्चन करने की निस्बत डिस्कशन ज्यादा है हमें। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज आल्सो अवेलेबल। कैश सेल्स इज 20% ऑफ द टोटल सेल्स। इसका मतलब क्या हुआ? जितनी टोटल सेल्स है उसका 20% कैश सेल्स, और 80% क्या हुआ फिर? क्रेडिट सेल। इसका मतलब है जो जिस महीने की सेल है उसका 20% आएगा सिर्फ कैश अकाउंट में, उस महीने के कैश अकाउंट में। बाकी 80% के साथ क्या होगा? ZL earns a gross profit of 25% of sales and uniformly maintains stocks at 80% of the projected sale of the following month. अब उसने ये हमें स्टॉक की इंफॉर्मेशन दे दी, हालांकि उसे चाहिए था थोड़ा लॉजिकल रहता, कैश सेल्स के साथ क्रेडिट की रिकवरी बताता और स्टॉक की एडजस्टमेंट बाद में बताता, लेकिन उसने जाहिर है हमें घुमाना है, लेकिन हमें पता होना चाहिए। चलिए, इस इंफॉर्मेशन का क्या करना समझ आ गई? टोटल सेल्स का 20% इस महीने की कैश, और बाकी 80% अभी उसने नहीं बताया, उसको थोड़ी देर में देखते हैं क्या करेंगे। आगे कह रहा है ZL earns a gross profit of 25% ऑफ सेल्स। ये किस लिए दिया उसने इंफॉर्मेशन? ताकि हम कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट कर लें और उसे स्टॉक के डेबिट साइड के क्रेडिट साइड पे लिखें। फिर कह रहा है एंड यूनिफॉर्मली
80% ऑफ द प्रोजेक्टेड सेल्स ऑफ द फॉलोइंग मंथ, और अगले साल की जितनी सेल्स होती है उसका 80% लेता है। अच्छा मुझे बताइए, अगले साल की जिस अमाउंट का वो 80% स्टॉक रखता है वो सेल्स है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स? वो सेल्स है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स? कॉस्ट, क्योंकि आपको पता है स्टॉक हमेशा कॉस्ट पे बनता है। कल के क्वेश्चन में भी ये एडजस्टमेंट डिस्कस हुई थी ना कि अगले साल तो हमने टोटल सेल्स को नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्यों बोला, रीजन क्या है इसकी? क्योंकि स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल्स पे ही बनता है, वो सेल प्राइस पे नहीं बनता स्टॉक अकाउंट। अच्छा कह रहा है यूनिफॉर्मली मेंटेन स्टॉक एट 80% ऑफ प्रोजेक्टेड सेल ऑफ द फॉलोइंग मंथ, यानी अगले महीने की जो सेल है, जो अगले महीने की सेल है उसका 80% पिछले महीने का क्लोजिंग स्टॉक है। और इसी को हमने सिंप्लीफाई करके क्या कहा था, जो जिस महीने की सेल है उसका 80% उसका ओपनिंग स्टॉक। क्लियर हो गई ये बात? आगे चलते हैं। 60% ऑफ डेटास आर कलेक्टेड इन द फर्स्ट मंथ सब्सिक्वेंट टू सेल, whereas the remaining data are collected in the second month following sale। यानी इसका मतलब है कुछ हिस्सा जो इस महीने सेल हुई है ना उसका कुछ हिस्सा इसी महीने में मिल जाता है कैश सेल्स, और जो बाकी क्रेडिट है वो अगले 2 महीनों में मिलता है। 60% फॉर, हाँ, और रिमेनिंग थर्ड में। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें हम, जैसे जैसे ये जरा गौर से देखिएगा मैं क्या करने लगा। फर्ज कीजिए सेल है 100%, टोटल सेल्स 100%, उसने क्वेश्चन में टोटल सेल दी है। इसमें से कुछ सेल्स हमें मंथ नॉट में मिलती है, कुछ सेल्स मंथ 1 में मिलती है, कुछ सेल्स मंथ 2 में। कॉस्ट ऑफ कैपिटल याद आया भाई? ऐसी है ना, कुछ सेल्स की कलेक्शन होती है उसी महीने में, उसको हमने एम नॉट दे दिया, या करंट भी लिख सकते हैं आप, कुछ नेक्स्ट मंथ में और कुछ उससे अगले में। ऐसा ही है। टोटल सेल्स का कितने परसेंट मंथ नॉट में आता है? 20%। और गलत गलत, रिमेनिंग 80% है। 80% का 60% आता है मंथ 1 में, 48%। और रिमेनिंग का फिर 40% कितना होगा? 32%। ये समझ आया आपको? ये मैंने क्यों किया भला? अगर हम हर एक की टोटल की परसेंटेज कैलकुलेट कर लेना हमारी कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी, वरना हमें हर एक की पहले कैश सेल्स अलादा करनी पड़ेगी, फिर माइनस करके हर महीने की क्रेडिट सेल अलादा करनी पड़ेगी, और क्रेडिट सेल पे 60 और 40 परसेंटेज अलादा लगानी पड़ेगी। तो हमने कहा फार्मूला तो उसने दिया, क्यों ना टोटल पे ही लगा ले। रिमेनिंग का 60% इज इक्वल टू 48 कर दिया मैंने, टोटल का 48, रिमेनिंग का 60%, टोटल का 48, रिमेनिंग का रिमेनिंग 40%, 32%। इसका फायदा क्या हुआ भला? मेरी कैलकुलेशन में एक स्टेप सिंप्लीफाई हो गया। ये समझते हैं? अगर आपको इससे इख्तलाफ है तो आप रिमेनिंग वाले के मुताबिक भी कर सकते हैं, मुझे कोई इतराज नहीं। डन? ये कैलकुलेशन समझ आ गई? अब इसको जहन में रखिएगा, जब सेल्स की कलेक्शन, इसका मतलब क्या हुआ, जो जनवरी के महीने की टोटल सेल्स है उसमें जनवरी में कितनी कलेक्शन आएगी, फरवरी में कितनी आएगी, मार्च में कितनी आएगी, जो मार्च के महीने की टोटल सेल्स है 20% मार्च के महीने में, अप्रैल में 48, मई में 30। ये समझ आ गई आपको वर्किंग? क्लियर? आगे चलते हैं। अच्छा 60% ऑफ द डेटर्स क्या है? डेटर और कस्टमर में कोई स्टूडेंट फर्क बता सकता है? मैं जब सीफैब लेवल पे था ना, हम इस्लामाबाद जा रहे थे, मुझे आज तक याद है, गाड़ी में थे, गपशप लगी थी रहती थी, क्लाइंट पे काम था, तो सीनियर ने एक सवाल पूछा था मैनेजमेंट का, और मैंने उसका जवाब दे दिया। सीनियर ने कहा था इंशाल्लाह तुम्हारी पहली अटेम्प्ट में मैनेजमेंट का पेपर पास हो गया था। तो अब मैं देखता हूं
कि किसका पेपर पास हुआ है। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट पढ़ी आप? नहीं, आपने नहीं पढ़ी। कभी कभी किसी जगह पे पढ़ी है। डेट कस्टमर में और डेटर में क्या फर्क है? शाबाश। हर एक बंदे को जिसको हम सामान बेचते हैं वो कस्टमर है। हमारे कस्टमर दो तरह के होते हैं, एक कैश के, एक क्रेडिट के। जो क्रेडिट के कस्टमर्स होते हैं उन्हें डेटर्स कहते हैं। शाबाश। तो यहाँ पे मुझे बताइए कि वो 80% ऑफ द कस्टमर्स कह रहा है कि 80% ऑफ द डेटर्स कह रहा है? कस्टमर्स। तो मुझे बताइए 80% ऑफ टोटल सेल्स के 80% ऑफ डाटा, ये 60%? नहीं, ये तो हमने कर दिया ना। 60% ऑफ द डेटर्स आर कलेक्टेड। हाँ चले ठीक है, इसको कर लेते हैं। नहीं पहले अब इसको नहीं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पहले ये वाली, ये सारी एडजस्ट नॉर्मली एडजस्टमेंट इंडिपेंडेंट, पहले अगर इजाजत दे, ये अब ये छेड़ दी है ना मैंने, चाहे गलती से सही, इसको कंप्लीट कर ले। 80% of customers deduct income tax at the rate of 3.5% at time of payment। बात समझ आ रही है? 80% ऑफ टोटल सेल्स लेंगे कि 80% ऑफ क्रेडिट सेल्स? 80% ऑफ टोटल सेल्स। क्लियर? यानी टोटल सेल्स में से 3.5% हमारी डिडक्शन हो जाती है। 80% टोटल सेल्स में के 80% हमारी डिडक्शन करते हैं। टोटल सेल्स में से 80% कस्टमर हमारे करते हैं। यहां तक क्लियर है? किस लिए रेट में डिडक्शन करते हैं? 3.5। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, मैंने इनसे 100 रुपया लेके गवर्नमेंट को 5 रुपए देने हैं, ठीक है? गवर्नमेंट ने कहा जो तुम सेल करोगे मुझे 5 रुपए मिलने चाहिए। मैंने कहा हाजिर। ऑप्शन नंबर 1, ये डेटर है, इनसे 100 रुपया लिया मैंने, कैश डेबिट किया 100 रुपए से, और फिर 5 रुपया से कैश क्रेडिट कर लिया। एक ऑप्शन ये। एक दूसरी ऑप्शन है जो थोड़ी सी मुश्किल लगेगी आपको, लेकिन वो भी ठीक है। वो क्या है? मैं इनसे कहूं भाई मुझे 100 देना है ना, मुझे 95 दे दो, बाकी 5 डायरेक्ट गवर्नमेंट को दे दो। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। हमें क्या कर, दोनों में से जो मर्जी अडॉप्ट कर ले, दोनों करेक्ट है। मुझे सिंप्लीफाइड चीजें पर्सनली सच में बता रहा हूं, वो ज्यादा पसंद है, चाहे लेंथी क्यों ना हो। थोड़ी सी सिंपल चीजें ज्यादा, चाहे लेंथी। तो मैं बजाय ये कि एक ही स्टेप में इसको एडजस्टमेंट को रगड़ दूं, मेरे लिए बेहतर ऑप्शन मुझे ये पसंद है कि पहले मैं पूरा कैश रिसीव करूं और फिर टैक्स की पेमेंट करूं गवर्नमेंट को। ऐसे शो करवाऊं कैश अकाउंट में कि जैसे 100 रुपया मुझे पूरा आया, फिर मैंने 3.5 रुपए दिए। वरना आप ऐसे भी शो करवा सकते हैं कि डायरेक्ट आपको डेटर से 96.5 रिसीव हुआ। दोनों इक्वली करेक्ट हैं, ये ज़हन में रखिएगा, दोनों इक्वली करेक्ट। एक में पहले पूरी अमाउंट डेबिट होके टैक्स क्रेडिट हो रहा है, और दूसरे में नेट अमाउंट डेबिट हो रही है। थोड़ा अकाउंटेंट आप भी है ना, तो समझ सकते हैं नेट इंपैक्ट दोनों का एक ही। लेकिन अलग-अलग करने से ना एडजस्टमेंट्स को थोड़ा सिंप्लीफाइड, लेंथी हो जाती हैं, लेकिन सिंप्लीफाइड भी हो जाती है। तो यहाँ पे क्या करें हम, फिर नेट कर दें कि अलग-अलग कर दें? फिर आगे कह रहा है, अच्छा सेकंड, 60% ऑफ डेटर्स आर कलेक्टेड इन द फर्स्ट मंथ subsequent to sale, whereas remaining debtors are collected in the second month following sale। ठीक है, ये तो हो गया हुआ। तो ये क्यों कह रहा था? तो दरमियान में क्यों रोक रहे थे मुझे? अब वो मुकर गया कौन सा? अभी यही नहीं रोक रहा कि मुझे कह रहा था सेकंड करने से। चलें ठीक है, कोई नहीं। For in January 2002, ZL paid rupees 10 million as 25% advance against purchase of packing machinery। 2 मिलियन पे किया और ये 25% एडवांस है, तो इसका मतलब टोटल प्राइस कितनी हुई? 8 मिलियन। 2 डिवाइडेड बाय 0.25, 8 मिलियन। The machinery was delivered and installed in February
एडवांस कब दिया? जनवरी में। 2 मिलियन जनवरी में आ गया, ऐसे ही है ना। मशीनरी वाज डिलीवर्ड एंड इंस्टॉल्ड इन फरवरी एंड वाज टू बी ऑपरेटेड ऑन टेस्ट रन फॉर 2 मंथ्स। 50% ऑफ द परचेज प्राइस, अंडरलाइन करें, 50% परचेज प्राइस क्या है? 8 मिलियन। 50% ऑफ द परचेज, नहीं, परचेज प्राइस 8 मिलियन है, 50% ऑफ परचेज प्राइस 4 मिलियन है। 4 मिलियन वाज एग्रीड टू बी पेड इन द मंथ फॉलोइंग इंस्टॉलेशन। इन द मंथ फॉलोइंग इंस्टॉलेशन को अंडरलाइन करें और डी कोड करें। कौन सा मंथ है? मार्च, क्योंकि फरवरी में इंस्टॉलेशन हुई है, फॉलोइंग मंथ मार्च का। एंड द रिमेनिंग अमाउंट एट एंड ऑफ टेस्ट रन। टेस्ट रन कब हुआ है? रिमेनिंग अमाउंट एट एंड ऑफ टेस्ट रन को अंडरलाइन करें और इसको डिकोड करें। कौन सा महीना बनता है? अप्रैल। फरवरी में इंस्टॉल हुआ, फरवरी डिलीवर्ड एंड इंस्टॉल फरवरी एंड वाज टू बी ऑपरेटेड टेस्ट रन फॉर 2 मंथ्स। यानी समझ ले फरवरी को इंस्टॉल हुआ, मार्च और अप्रैल 2 महीने टेस्ट रन चला। और कब करना है? एंड, तो अप्रैल का एंड ही बनता है ना, एट एंड ऑफ टेस्ट रन। फॉलोइंग पीरियड में तो नहीं कह रहा, एट एंड। यानी आप फरवरी की 28 तारीख भी लगा लेना, फरवरी की 28 तारीख, तो ये अप्रैल, हाँ, कि फरवरी की 28 को भी अगर टेस्ट रन कंप्लीट हुआ, 18 इंस्टॉल हुई फरवरी में, अगर फरवरी 28 को भी इंस्टॉल हुई हो ना, तो टेस्ट रन कितने महीनों का था? 2 महीनों का। 28 मार्च और 28 अप्रैल को टेस्ट रन कंप्लीट हो गया, तो 28 अप्रैल को ही, 29 अप्रैल को पेमेंट हो जाएगी। इसका मतलब ये पेमेंट अप्रैल में ही आएगी, यानी जब इंस्टॉल हुई मशीनरी उसके 2 महीने बाद। इसका मतलब है मशीनरी इंस्टॉल होने के 1 महीने बाद हमने 50% पेमेंट करनी है और बाकी 25% कब करनी है? इंस्टॉल के 2 महीने बाद। 1 महीने की इंस्टॉल हुई फरवरी को, 1 महीना बाद आता है मार्च, तो 2 महीने बाद क्या आएगा? अप्रैल। तो दूसरी पेमेंट अप्रैल को होनी है। एग्रीड? तो कुछ समझ आ रही है? उसने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ पहली हमें पूछ रहा है कि टेस्ट रन इंस्टॉल हुई फरवरी को, तो बताओ 1 महीने बाद कौन सा महीना बनता है? मार्च का। आप डेप्रिसिएशन नहीं कैलकुलेट कर रहे, जो आपको एग्जैक्ट डेट पता होनी चाहिए। सोच रहे होंगे एग्जैक्ट डेट क्यों नहीं दी? डेप्रिसिएशन थोड़ी कर रहे हैं, वो चाहे मार्च की 1 हो चाहे मार्च की 30 हो, आना तो मार्च में ही है। ये क्लियर हो गया? क्रेडिटर्स आर पेड 1 मंथ आफ्टर परचेज। इसका मतलब है जितनी भी परचेज है, अच्छा परचेज कैसे निकलेगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट होगी जो स्टॉक अकाउंट में जाएगी। स्टॉक अकाउंट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होगा जिससे बैलेंसिंग फिगर परचेज निकलेगी। अगर इस क्वेश्चन में उसने क्रेडिटर्स का भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया होता तो फिर हम परचेज की फिगर डायरेक्टली कैश में ना लेके जाते, बल्कि पहले परचेज की फिगर क्रेडिटर के अकाउंट में डालते। ये ध्यान में रखिएगा, और वहां से फिर इंफॉर्मेशन निकाल के कैश में लेके जाते हैं। ये समझ रहे हैं? ठीक है, लेकिन इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल रखा, ना उसने डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग दिया ना क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग दिया, हमारी जान छूट गई। जब उसने डेटर क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया, हमारी जान कैसे छूटी? कैसे छूटी? क्योंकि डेटर का अकाउंट ही नहीं बनाना। और अगर क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया, हमारी जान कैसे छूटी? क्रेडिटर का अकाउंट भी नहीं बनाना। लेकिन किसी क्वेश्चन में हो सकता है वो हमें बनाने को दे दे, ध्यान में रखिएगा। Administrator and selling expenses are estimated at 16 and 24% of the sales respectively and are paid in the month in which they are incurred. क्वेश्चन की सबसे आसान एडजस्टमेंट सबसे एंड में कि सेल्स का 16% क्या होता है? एडमिन, और 24% क्या होता है? सेलिंग। जिस महीने की सेल उसी महीने की। फिर क्या? ZL had cash and बैंक बैलेंस एट ₹100 million एज एट 29 फरवरी। अच्छा, ये उससे भी आसान है, उससे भी आसान। ओपनिंग बैलेंस दिया,
क्लियर हो गया? सारी इंफॉर्मेशन क्लियर है? क्वेश्चन स्टार्ट करें? चलिए आ जाए फिर स्टार्ट पे। जी जी, नहीं नहीं, ये मशीनरी परचेज है, ये स्टॉक पर, ये वाली परचेज दूसरी है। मशीनरी परचेज और है, जो हमारी स्टॉक की परचेजेस होती हैं वो और है। क्रेडिटर में स्टॉक वाली परचेजेस आती हैं, मशीनरी वाली तो लेता है। चलिए ऊपर सेल्स दी हुई है, अब नीचे ऐसा करते हैं, सेल्स तो आप नोट कर लेंगे ना, या चले पहले ये दो एडजस्टमेंट करते हैं। कैश सेल इज 20% ऑफ द टोटल सेल्स, टोटल सेल। और फिर इसके बाद नीचे उसने इसको इसके साथ मिलाना है ना, सेल्स में से कलेक्शन कैसे आ रही है ये 1 और 2 में उसने बताया, ठीक है। तो 20% और बाकी का ब्रेकअप हमने बना लिया 60%। अब इसका मतलब ये हुआ टोटल सेल्स का एक हिस्सा उसी महीने में आ रहा है, दूसरा हिस्सा नेक्स्ट मंथ में आ रहा है, और तीसरा और आखिरी हिस्सा तीसरे महीने में आ रहा है, ऐसे ही है। अब इसका मतलब है मैं यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन कहाँ आएगी, कैश के डेबिट साइड पे, ये आया सेल्स, सेल्स किस महीने की, जनवरी की। जरा बताइए जनवरी की सेल्स क्या है, एक मिनट है रही। अब कैलकुलेटर आज मैं नीचे भूल आया हूं, लेकिन उम्मीद है कि आप फिगर सही कैलकुलेट करके मुझे बताएंगे, ठीक है। सेल्स जनवरी की कितनी है, 85,000। कैलकुलेटर कैलकुलेशन साथ करते रहना है, 85,000। तो जनवरी के महीने की कितनी आएगी, 85,000 का 20%। फरवरी के महीने की कितनी आएगी, 48%। मार्च में कितनी आएगी बताइए, जनवरी में लिखवा है एक स्टूडेंट सिर्फ 17,000, जनवरी की सेल्स 17,000, फरवरी की 408, मैच करते जाएं, और मार्च की एक स्टूडेंट फ्रंट पे सिर्फ मुझे स्टूडेंट बताएं, बाकी 27200। अच्छा जी, आप बताइए मुझे, आप ये 70,000 कैसे आया? हाँ, टोटल सेल्स का 20%। ये कैसे आया, सेल्स का 48%। ये कैसे आया, सेल्स का 32%। लेकिन क्वेश्चन में 20% तो दिया हुआ है, 48% तो दिया ही नहीं हुआ। हाँ, वो रिमेनिंग का 60% कैलकुलेट किया है, यानी 80% का 60%। एग्री करते हैं कैसे कर? अब हर एक के साथ ये तो फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं, एक दफा लिख दिया काफी है। एग्जामिनर सोल्यूशन में भी इसी तरह कर कहता है एक दफा लिख दिया ना काफी, आगे 6 दफा थोड़ी लिखूंगा। इसके बाद सेल्स फरवरी की, मैंने जब पहली दफा क्वेश्चन किया फरवरी की सेल भी इसी कॉलम में लिख दी। सही किया कि गलत किया? फरवरी की फरवरी से शुरू होनी चाहिए। 20% कितना, 19 यानी फरवरी की सेल 95,000 है ना। अब 95,000 के 3 हिस्से करने हैं, 95,000 के 3 हिस्से करने हैं। 95,000 का 20% कितना आया, 19,000, 19,000। 90,000, 95,000 का 48% कितना आया, 45600। 95,000 फरवरी की सेल का 32% कितना आया, 30400। 30400 मैच होता है जी, क्लियर। आगे चलें, कोई प्रॉब्लम? अब देखें, खुद मुझे बताएं
एक ही दफा जब आपने इसको फार्मूला बना लिया, एक कैलकुलेशन भी वही है, 6 दफा कैलकुलेशन करेंगे वही कंसेप्ट रिपीट, कोई क्वेश्चन मुश्किल हो गया? याद रखे, लेंथी होने से चीजें मुश्किल नहीं हो जाती, सिर्फ लेंथ ही हो रही है। बजटिंग में सिर्फ कैलकुलेशंस हैं ज्यादातर, क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन सोचना पड़ता है फॉर्मेट क्या रखना है, किसका इंपैक्ट किधर जाएगा। सेल्स मार्च की सेल्स 55,000 है, 55,000 का 20% 11,000 और 48% 26400 और 32% 17600। क्लियर? फिर आ जाए अप्रैल। अप्रैल की सेल्स कितनी है? 60,000। 60,000 का 20% अप्रैल 12,000 और 48% 28800, यही है। और 32% 19200। क्लियर? वर्किंग दोबारा शो करवाने की जरूरत तो नहीं। चलिए अप्रैल, फिर इसके बाद मई की सेल्स कितनी? 65,000। 65,000 का 20% कितना? 13,000 13,000 और 48% 31200। आगे है ही नहीं, गोली मारे उसको। वो जो जुलाई में कलेक्शन होगी उसको, जुलाई, इसकी कुछ कलेक्शन जुलाई में भी होगी ना। जून की ला रहा हूं, ठहर जाओ, खत्म थोड़ी किया। मई की पेमेंट को गोली मारी है, जून वाली पेमेंट को भी गोली नहीं मारी। 75,000 कितना? 15,000 15,000 और इसकी जो कलेक्शन जून की, जो कलेक्शन जुलाई और अगस्त में होनी है। क्लियर हो गई है? कोई प्रॉब्लम? अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा अब ये ZL earns a gross profit of 25% of sale and uniformly maintains stock at 80%। ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज से क्या निकलता है? कॉस्ट। तो अब कॉस्ट ऑफ सेल्स की एडजस्टमेंट कर ले स्टॉक अकाउंट में। स्टॉक अकाउंट में क्रेडिट साइड पे कॉस्ट ऑफ सेल्स, एंड वाले भाई नजर आ रहा है कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखा हुआ? तो आगे आ जाना, ये सारी 3-4 बेंच खाली है, जरूर पीछे बैठना मेरे भाई ने। ये कैमरा में तो नजर आ रही है ना कॉस्ट ऑफ सेल्स? बेहतर। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है? आजा मेरा भाई, शाबाश, इधर आजा ना, मेरे पास बैठ, आप भी मेरे पास आ जाए। अच्छा कससे कॉस्ट ऑफ जनवरी की कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है? 85,000 इंटू 0.75 कितनी आई? एक मिनट, अरे 63750 63750 63750 कैसे आया? 85,000 का 75% 85,000 तो क्वेश्चन में दिया हुआ है और 75% तो दिया ही नहीं हुआ। 7 हाँ ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ ना, तो अगर सेल प्राइस में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर ले तो कॉस्ट ऑफ सेल्स ही आ जाती है। सेल्स ये असल में सेल प्राइस 100% में से ग्रॉस प्रॉफिट 25% माइनस किया। अब बताइए अगर समझ आई आपको, तो फरवरी के महीने की कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है? 95। अब सिर्फ सेल को 0.75 से मल्टीप्लाई करते जाए। एक मिनट जी, 71250 देखिए यही है, मैच करते जाए। मार्च की बताएं 55,000 इंटू 0.75 41250। अप्रैल की बताएं
45,000। मई की बताए 48750। जून की बताए 56250। देखे सारी फिगर मैच होती हैं। ओके करेंगे तो आगे चलूंगा वरना नहीं। ये 7, अच्छा ये सबके साथ फार्मूला लिख दूं? एक के साथ लिख दिया काफी। जैसे सोल्यूशन में यही कह रहा है एक के साथ बाकी भी 6 उसी तरीके से कैलकुलेट होंगी। इसमें कैलकुलेशंस ही है, कंसेप्ट कोई नहीं है, कंसेप्ट एक ही था ये, बाकी रिपीटेड कैलकुलेशन। ग्रॉस प्रॉफिट देने का क्वेश्चन में मकसद समझ आ गया ना आपको? कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करके स्टॉक अकाउंट में लेके जाना है। एंड यूनिफॉर्मली मेंटेन स्टॉक एट 80% ऑफ प्रोजेक्टेड स्टॉक लेवल देने का मतलब क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। इसका मतलब है जो अगले महीने की सेल्स होती है ना, टोटल सेल के क्रेडिट, टोटल सेल अगले महीने की सेल जो होती है उसका 80% पिछले महीने का क्लोजिंग स्टॉक। इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, जिस महीने की सेल उसका 80% ओपनिंग स्टॉक, जिस महीने की सेल 80% ओपनिंग स्टॉक। तो मुझे बताइए यहां पे मैं ओपनिंग स्टॉक जनवरी का क्या लिखूं? जनवरी की जो सेल्स है उसका 80% कितना आया? हाँ कॉस्ट ऑफ सेल्स का आएगा, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स का 80%, क्योंकि ये किसने बताया आपको? हाँ आपने तो बोले ना, नहीं सर ये मेरी जॉब थी, ये सोच रहे ना, क्योंकि स्टॉक अकाउंट कॉस्ट में बनता है, इसमें जितनी भी फिगर्स आएंगी कॉस्ट में आएंगी। तो जनवरी के महीने की जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है उसका 80% क्या होगा? 51,000। ये 51,000 कैसे आया? 63750 का 80%। 80% कैसे आया? क्वेश्चन में दिया हुआ उसने कि जिस महीने की सेल्स है उसका 80% ओपनिंग है, ये दिया ना। फरवरी का ओपनिंग बैलेंस बताएं। 71250 का 80% 57,000 एग्जैक्ट 57,000। मार्च की बता दें, इसका 80% है मार्च का ओपनिंग बैलेंस 33,000। अप्रैल का 36,000। मई का 39,000 और जून का 45,000। बड़ा एग्जैक्ट फिगर बता रहे हैं, मैं चेक कर रहा हूँ अपने सोल्यूशन के साथ जो करके आया हूं मैं। हाँ यही है, शाबाश सही कर रहे हैं भैया। हो गया। अब और इन क्लोजिंग स्टॉक लेकिन क्वेश्चन में दिया ही नहीं। हाँ एक मिनट क्लोजिंग स्टॉक कैसे आएगा? हाँ जो उस महीने का ओपनिंग है वो पिछले का क्लोजिंग ही तो है भाई, ऐसे नहीं होता। क्लोजिंग स्टॉक बताइए, जो जनवरी का ओपनिंग है वो दिसंबर का क्लोजिंग है? वो है ही नहीं, गोली मारे। जो फरवरी का ओपनिंग है जनवरी का क्लोजिंग है, यानी 57,000। यहां पे 57,000 लिख दो। जो मार्च का ओपनिंग है फरवरी का क्लोजिंग है 33,000। इसमें कॉलम का ध्यान रखना है, ये ना हो एक का दूसरे कॉलम। अप्रैल का ओपनिंग मार्च का क्लोजिंग है, अप्रैल का ओपनिंग अप्रैल का क्लोजिंग ना कर देना। मई का ओपनिंग अप्रैल का क्लोजिंग, जून का ओपनिंग मई का क्लोजिंग। इसका दिया ही नहीं, आप क्वेश्चन मार्क करें।
ये ऐसे ही है। अब क्या करना है, परचेजेस की फिगर, परचेजेस अब बैलेंसिंग फिगर भाई रेड में नजर आ रहा है, रेड में लिख दूं, बैलेंसिंग फिगर है इसलिए रेड में लिखना चाह रहा हूं, लिख दूं के ब्लू में जाने दूं, रेड। चले परचेजेस 69750 ये बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंसिंग फिगर। और फरवरी की 47250, मार्च की 44250, अप्रैल की 48,000, मई की 54750, जून की 44, कैलकुलेट, ठीक, क्लियर हो गया। अब ये परचेजेस किधर जाए, अच्छा अगर क्रेडिटर अकाउंट दिया होता ना, हम इसको क्रेडिटर में डालते और वहां से फिगर लेते, क्रेडिटर अकाउंट नहीं दिया हुआ, यहां पे उसने क्या कहा उसकी बजाय नीचे क्रेडिटर्स आर पेड 1 मंथ आफ्टर परचेज, यानी जनवरी का क्रेडिटर की पेमेंट कब होती है, तो यहां पे लिख देते हैं क्रेडिटर, यहां परचेजेस लिख दें स्लैश क्रेडिटर, ठीक है। जनवरी के कितने हैं, फरवरी में आएंगे 69750, फरवरी के मार्च में 47250, ये कॉलम ध्यान से, मार्च के अप्रैल में आएंगे 44250, अप्रैल के मई में 48,000 और मई का जून में 54750। भाई ये क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चलते हैं। 60% ऑफ डेटर्स आर कलेक्टेड, कैश सेल तो हो गई ना, ये भी हो गया होगा। 80% ऑफ द कस्टमर डिडक्ट इनकम टैक्स एट 3.5% एट टाइम ऑफ पेमेंट। इसका मतलब क्या है कि जब पेमेंट करते हैं, जो पेमेंट 80% कस्टमर जब पेमेंट करते हैं, यानी टोटल की बात कर रहा है, टोटल जो हमें कस्टमर से कैश रिसीव होता है उसमें से जो 80% कस्टमर होते हैं उनका 3.5% टैक्स पे करते हैं। बात समझ आई? टोटल जब पेमेंट होती है कस्टमर से, यानी कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, टोटल जो कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर होता है उसका 80% जो है वो हमारा 3.5% टैक्स पेमेंट में जाता है। यही है ना मतलब, तो टैक्स पेमेंट लिख दो यहां पे। अच्छा कैलकुलेट कैसे होगी, टोटल कलेक्शन इसका 80%, उसका 3.5%। नहीं समझ आई ना, तो कैलकुलेट करके दिखाए, और ये उसी महीने में पे हो जाता है ना, हाँ जब पेमेंट हो रही है, बिल्कुल। तो इसका मतलब है टोटल कलेक्शन 17,000, इसका 80% लें, उसका 3.5%, कितना आया 476। एक मिनट है जी, हाँ जो कैश रिसीव हुआ है उसका 80% लेंगे ना। एक बार तो क्या आंसर है आपका 476, कैश रिसीव हुआ, 80% ऑफ द कस्टमर डिडक्ट इनकम टैक्स एट टाइम ऑफ पेमेंट। हाँ जी,
टाइम ऑफ पेमेंट तो यही है ना, तो यही आएगा। दोबारा फिगर पता है 476 और फरवरी की इसमें 4800 प्लस 90,000 कीजिए। 48 ये कलेक्शन आई ना, इसका 80% ले कितना आया? इसका 80%, इसका 3.5% लीजिए, 1674 है। एक मिनट, हरे मैं रीचेक कर, जरा पास कीजिएगा। तो अब फरवरी के महीने की करें जरा कैलकुलेशन, क्या है? 1674 और मार्च के महीने की टोटल कलेक्शन है ना, इसका टोटल ऐड करके 80% लेना है, उसका 0.35 वो कितना है? 2346 और उसी महीने में हो रही है ना अप्रैल का, तीनों को ऐड करके 80%, फिर 1926। मई में 1663 और जून में 1831। देखिए फिगर्स मैच होती है सारी, यहां तक क्लियर। अब क्या रह गया? मशीनरी, नो प्रॉब्लम। जनवरी में 2 मिलियन सीधा सीधा दे दे मशीनरी की पेमेंट, ऐसे ही है ना। 2 मिलियन का मतलब 2000 आएगा जनवरी में। 2000 आ गया, 2000 आ गया। फिर क्या करना है? बाकी का पेमेंट हुई 50% पे हुआ था इन द मंथ फॉलोइंग इंस्टॉलेशन ही फरवरी में, मार्च में पे हुआ। अच्छा मार्च में कितना पे हुआ? 4 मिलियन, शाबाश। मार्च में रिमेनिंग का 50 ना उसने क्या लिखा हुआ है? 50% ऑफ द परचेज प्राइस। आई कैप ने सोल्यूशन में 3 मिलियन लिखा, जो कि मेरे ख्याल में गलत है। परचेज उसने क्लियरली 50% ऑफ बैलेंस लिखता ना, फिर हम कहते हैं 6 का 50% लो। अब परचेज प्राइस है इसका 50%, ये क्या है भला? 4 मिलियन। कब पे हो रहा है? 4 मिलियन का मतलब 4000, और बाकी 2 मिलियन कब हो रहा है? अप्रैल में। ये हमने पहले डिस्कशन कर ली हुई है अप्रैल में 2000। भाई ये क्लियर है। आई कैप ने इसको 33 किया हुआ, जो कि उस वक्त ठीक होता अगर यहाँ पे परचेज की प्राइस में बैलेंस प्राइस लिखा हो। सर वो परचेज प्लस 50% मतलब उसका जो उसने एडवांस दिया वो और ये मिला के 50%। नहीं, परचेज प्राइस है 8 मिलियन, ये ध्यान में रखिए जी। हाँ जी, आप ये कह रहे हैं कि 50% में एडवांस को भी शामिल करना है उसने? नहीं नहीं नहीं, देखिए मैंने सिंपल, परचेज प्राइस 8 बिलियन है, एग्रीड। 25% पहले पे कर दिया, एग्रीड। परचेज प्राइस का 50% अब पे कर रहे हैं। हाँ टोटल 75% चला गया, 20 पहले चला गया, 50 अब चला गया, और रिमेनिंग 25% बाद में। क्लियर? अब लास्ट क्राइटर की हमने एडजस्टमेंट कर लिया। एडमिन एक्सपेंसेस कितने हैं सेल्स का? 60। ये आगे जाएंगे एडमिन और सेलिंग। एडमिन कितने हैं? सेल्स का 16%। सेल्स का टोटल का क्या क्रेडिट का? टोटल सेल्स का। तो ऊपर सेल्स की फिगर है कि नीचे करूं? 16 है, 24% है। ठीक है, नहीं नहीं कर देते हैं ऑनलाइन में, कहते हैं सर ऊपर फिगर दिखा के कैलकुलेशन किया करें। 85,000 का 16% कितना? 13600। और फरवरी का
15200 और मार्च का 8800। ये 13,600 कैसे आया? सेल्स का 16%। फिर इसके बाद अप्रैल में 9600, मई में 10400, 10400, जून में 1040 है, ठीक है। एक जीरो कह रहा है, डबल एक 10400 और जून में 12,000। क्लियर? और एड सेलिंग 20,400। ये कैसे आया 20,400? कैलकुलेशन तो बताएं। सेल्स का 24% और फरवरी का 22,800, मार्च का 13,200, अप्रैल का 14,400, 15,600। हाँ ये मुझे पसंद है। 18,000 ये ले। क्लियर? एक इंफॉर्मेशन रह गई, ओपनिंग। लेकिन ओपनिंग उसने क्या बताया हुआ है? कैश एंड बैंक 100 मिलियन 29 फरवरी। इसका मतलब ये 29 फरवरी, ये फरवरी का क्लोजिंग है और मार्च का ओपनिंग है। ओपनिंग मार्च का ओपनिंग क्या है? 100,000। यही बनता है ना? कितने मिलियन था? 100 मिलियन। हाँ ठीक है, क्लियर सारी। अब आपने क्या करना वाला? ये कैलकुलेट, ऐड करे, माइनस करे, इधर क्लोजिंग आ जाएगा, ये फिर इधर ओपनिंग आ जाएगा। ऐड करें, लेस करें, इधर क्लोजिंग आ जाएगा, ये फिर इधर ओपनिंग आ जाएगा। ऐड करें, लेस करें, क्लोजिंग आ जाएगा, ये फिर इधर ओपनिंग आ जाएगा। अब ऐड लेस करने की जरूरत नहीं है, इतना को काम तो आप कर ही लेंगे। क्लियर? अच्छा मुझे बताइए, अब सारा क्वेश्चन कर लिया, इस क्वेश्चन में सबसे मुश्किल चीज क्या? हर क्वेश्चन के बाद ये सोचा करें, टैक्स को नेट कर दे तो वो नेट हो जाएगा, इधर लिख देते हो भी ठीक है। इन्होंने कहा और डेटर की जो एलोकेशन थी, हाँ बिल्कुल। अगर आप 20% लैदा कर लें, फिर इसका 80% लें, 80% का 60 और 40 करें, वो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। थोड़ी सी मैंने साइंस लगाई, मैंने कहा ये परसेंटेज तो कैलकुलेट हो सकती है, तो ग्रॉस की परसेंटेज कैलकुलेट, एक कैलकुलेशन बच गई। ये होता है थोड़ा सा प्लानिंग का फायदा। कितने स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन करते हुए 6 कॉलम बनाए थे? मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दें। कल असाइनमेंट करते हुए कितनों ने 6 कॉलम बनाए थे? ये किसी ने भी नहीं, किसी ने भी नहीं। चलिए कोई बात। देखिए इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता हम सीखेंगे। आपकी कल की होम असाइनमेंट है क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4, और कोशिश करें इसी तरतीब से करें। देखिए लेकिन इसमें एक चीज ध्यान में रखिएगा, हर क्वेश्चन में आपको नई चीजें सीखने को मिलेंगी, लेकिन बेसिक अप्रोच को आपने भी, जिस तरह फाइनल काउंट के क्वेश्चन होते थे ना, हर नए क्वेश्चन में नई एडजस्टमेंट कोई ना कोई आती थी, उसे यहां पे भी नहीं। लेकिन अगर आपको वो नई एडजस्टमेंट नहीं भी आती ना, आप फिर भी 80% ऑफ द क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो फॉर्मेट लेकिन अहम, फॉर्मेट को ध्यान में रखिए, ठीक है जी। क्लियर? असाइनमेंट नोट कर ली? चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।